स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hi, good evening, everyone. Welcome back to Indian Polity, lecture number 2 of Saturday. Right. Good evening, welcome. तो मैंने आपको सुबह बताया कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ थ्रू 3 जजेस केसेस, ठीक है। और वो 3 जजेस केसेस में SP गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा में हमने देखा कि क्या क्या दिक्कतें थी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी। और फिर उसके होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे कोलिजियम में, मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेशन जो है सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग रहता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हाल फिलहाल में कोलिजियम में CGI प्लस 4 जजेस नहीं थे, इट वाज 1 + 5, सो टोटल 6 भी थे। इसका एग्जांपल मैंने आपको सुबह दिखाया, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट वी डिस्कस्ड इन दी मॉर्निंग वाली क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कोलिजियम सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कोलिजियम में हमने देखा था कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कोलिजियम में, कि हमारे यहाँ पे जो इकलौता शायद इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है जहाँ पे जजेस को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। मैंने सुबह यूके का एग्जांपल दिया था कि यूके में क्या होता है, कमीशन सेटअप किया जाता है जिसका ओपन एग्जामिनेशन होता है। तो उस ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू लोग आते हैं जो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। तो सोचो यूके में एक अलग से एग्जाम होता है जजेस के अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन करने के लिए। तो इंडिया में ऐसा कुछ भी अभी सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए सवाल उठता है कि भाई कोलिजियम सिस्टम कितना सही है, कितना गलत है। और इंडिया में आप देखो सवाल उठ रहे हैं कि जजेस जो है उसमें थोड़ा अपना रिश्तेदारों की मदद करते हैं, सेटअप मतलब पूरा प्रोसेस जो है उसमें नॉमिनेशन करने के लिए जान पहचान के होते हैं या उनके कोई दोस्त यार होते हैं तो वो नॉमिनेट हो जाते हैं। दोनों बात सही है, ये भी बात सही है कि फेवर होता है। दूसरी बात ये है कि लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनको जज बनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग बेकार हैं। अब जैसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस चंद्रचूड़ की अगर हम बात करें, ही इज वेरी वेल क्वालिफाइड। सरकार के खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि सरकार ने इनको अपॉइंट क्यों कर दिया, ठीक है। ही इज बेसिकली अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब वो भी उसी फैमिली से आते हैं। उनके फादर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो खुद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हैं। उनके बेटे जो है वो लॉ की फील्ड में है। उनके फैमिली में ज्यादातर लोग जो आप देखोगे उससे रिलेटेड ही हैं। सिमिलरली लॉयर्स भी होते हैं। तो बेसिकली इनकी क्लोज निट कम्युनिटी है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि इन लोगों का आपस में यू कैन से रिलेशन है, जान पहचान है, दोस्ती आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिस्टम हमेशा खराब होगा। ऑफ कोर्स एवरी सिस्टम नीड्स इट्स चेक्स एंड बैलेंसेस, तो इसमें भी चाहिए चेक्स एंड बैलेंस। तो वही वाली बात है कि सिस्टम गलत नहीं है, बट हाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसीलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की बात की गई थी, जो कि 2013 के बाद लाया गया, लेकिन 2014 में उसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के उसको बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। जस्टिस JS खेयर की बेंच थी, उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, आर्टिकल 50 के खिलाफ है और सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्रिन है उसके खिलाफ है। तो ये सारी चीजें थी। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, अब जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि कोलिजियम होता है, वैसे ही आप देखोगे हाई कोर्ट में भी कोलिजियम सिस्टम होता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और दोनों का साथ में कंपैरिजन करेंगे। तो पहले अगर आप देखें बेनिफिट्स ऑफ कोलिजियम सिस्टम पे, तो पहली चीज जो निकल के आती है, ठीक है, पहली चीज क्या है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस। क्योंकि जजेस के लोग हैं, उन्हें बेटर पता है कि भाई जो अगला आदमी है, वो जज जिसको बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हें बेटर पता है कि वो जजमेंट कैसे दे सकता है, ठीक है, उसने कैसे लोअर कोर्ट में परफॉर्म किया है। जनरली क्या होता है, जो भी कोलिजियम के रिकमेंडेशन है आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, मैंने सुबह वाली क्लास में दिखाया था ये, बट मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ उनको। तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उस पे लिखा रहेगा कोलिजियम रिकमेंडेशंस, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो ये अभी हम देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अभी देखो लोड हो गया। तो यू कैन सी ऑल कोलिजियम रिकमेंडेशन, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट को अगर अपॉइंट करना है, तो जैसे अगर मान लो ये खोलते हैं लेटेस्ट रिकमेंडेशन, filling up of vacancies in the Supreme Court. तो कोलिजियम हैज यूनानिमसली रिजॉल्व टू प्रेजेंट द नेम्स टू फिल अप द 2 एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। अभी क्योंकि 2 जज रिटायर हो गए तो उन्होंने 2 लोगों का नाम दिया है, ठीक है। अब देखोगे इसमें CGI प्लस 4 जजेस ने लिखा हुआ है, 1 + 4। नाउ आई विल शो यू 2-3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम होता है वैसे ही हाई कोर्ट में भी कोलिजियम होता है, वहां के चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। लेकिन वो लोग जो फाइल होती है, मान लो किसी को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है या ट्रांसफर ऑफ जजेस होना है, तो उसमें कोलिजियम कैसे काम करता है। नाउ लुक एट दिस। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम recommended the name of Shri Sanjay Kumar Jaiswal, judicial officer for appointment as a judge of the High Court of Chhattisgarh in the following terms। ठीक है, अब देखो पूरा उन्होंने क्या लिखा है। On 2 सितंबर 2022, the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, in consultation with his 2 senior most colleagues, made the recommendation। Why? So in High Court, जो Chief Justice of High Court होता है प्लस उसका 2 जो High Court जजेस होते हैं, वहां पे कोलिजियम होता है चीफ जस्टिस प्लस 2 हाई कोर्ट जजेस। ये लोग नाम रेकमेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को। किसके लिए? अगर किसी को हाई कोर्ट का जज बनाना है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट को जज को भी अपॉइंट करने की पावर राष्ट्रपति की होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली अपॉइंट्स इवन हाई कोर्ट जजेस। तो इसलिए ये लोग देखोगे रेकमेंडेशन जो दे रहे हैं अपना, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, रेकमेंडेशन जो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मान लो, ठीक है। अब जैसे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में अपॉइंट होना था, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस वहां के 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को रेकमेंडेशन भेजा, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट गई, इन्होंने डिस्कशन डेलिब्रेशन किया। अब लास्ट में देखो हाउ मेनी जजेस हैव साइंड, कितने जजेस ने साइन किया है। सो इन द केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, इसको ध्यान से रखना, ठीक है, ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं और नहीं ध्यान रखते। अगर मान लो हाई कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट होना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट प्लस 2 हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, ये नाम भेजते हैं सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को, ये वाले। और उसके बेसिस पे आपका अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट के जजेस को, और फिर ये भेज देते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए फॉर हाई कोर्ट जज। दिखाई दे रहा सबको? तो अगर हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होना है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज, सीजी वहां के चीफ जस्टिस प्लस 2 विल सेंड द नेम टू सीजीआई प्लस 2। यहां पे 4 नहीं होता, 4 होता है ओनली इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ये बात समझ में आई सबको? 4 किस में होता है? इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट या एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट जज बनाना है, सीजीआई प्लस 4, प्लुरैलिटी ऑफ जजेस। सो ये हो गया आपका एग्जांपल, अगर मुझे हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना है। नाउ अनदर एग्जांपल, मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस टी राजा का ट्रांसफर करना है टू हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब इसमें देखो कितने लोगों ने साइन किया है, कैन यू सी? 1 + 4। सो इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इट विल बी 1 + 4 सुप्रीम कोर्ट सीजीआई, जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है। वो किसी की बात नहीं सुनते, फिर उसमें हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को भेज सकते हैं किसी भी जज को। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व है, जस्टिस तैला रमानी की, उसको डिस्कस करेंगे। तो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में वही साइन करता है, ठीक है। नाउ अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करना है तब क्या होगा? सो द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला इज फॉलिंग वेकेंट, thereby the appointment to the office has to be made. Now Mr. Justice Bhatti is the senior most judge from the High Court and इन्होंने उनको recommend किया है। तो अब CGI + 2 in the case of appointment of a Chief Justice of High Court, यहीं पे सारा खेल चेंज हो जाता है। यही आपको याद रखना है, यहीं पे आपको सारा याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं चीफ जस्टिस अपॉइंट करूंगा किसी हाई कोर्ट का, तो मैं CGI + 2 करूंगा। सेम वे अगर कोई और हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है, तो फाइल पहले मेरे पास उस हाई कोर्ट के जज के थ्रू आनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास फाइल जो है कहां से आनी चाहिए? उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड दी 2 सीनियर मोस्ट जज, तब जाके यहां पे CGI + 2 साइन करते हैं। बट ट्रांसफर ऑफ जजेस में 4 जजेस इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये मेरे को आपको दिखाने का रीजन इसलिए था, so that you should know what is there,
बिकॉज इसमें ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, और जो सुबह नहीं आए, अब उन लोगों को आधा बात समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम is CGI plus 4 senior most judges in general. But in case next CGI not in collegium, so ये हो जाएगा CGI plus 5 सुप्रीम कोर्ट। ये सुबह मैंने एग्जांपल दिया था, जिन्होंने नहीं देखा सुबह क्लास देख लीजिएगा। इन द केस ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट जज का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज विल सेंड द नेम टू CGI plus 2 Supreme Court judges, 2 Supreme Court judges, and then it will go to the president. In the case of transfer of High Court judge, CGI plus 4 Supreme Court. इसको नोट कर लो, फोटो ले लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इज इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इन द केस ऑफ हाई कोर्ट। सो नॉर्मल केस, नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम होता है 1 चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। बट अगर उस कोलिजियम में अगले सीजीआई नहीं है तो अगले जो सीजीआई बनेंगे उनका रहना बहुत जरूरी है, तो 5 हो जाएगा, सीजीआई प्लस 5 हो जाएगा। हाई कोर्ट के जज में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 हाई कोर्ट के जज नाम भेजेंगे सीजीआई प्लस 2 को, वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे। ट्रांसफर के केस में सीजीआई प्लस 4 ही रहेगा। और अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस अगर अपॉइंट करना है तो उसमें सीजीआई प्लस 2 SC हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको कृपया करके नोट कर लें, बुक्स में इतने डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ना ही कोलिजियम वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही कहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये कोलिजियम वोलिजियम शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया, ये इवॉल्व हुआ है। ये इनका ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर और ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है अपना। सबकी जरूरत है भैया, सबकी जरूरत है। हर केस में प्रेसिडेंट की जरूरत होती है, सबकी। ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट। सो ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, सब में जो मोहर लगेगी वो प्रेसिडेंट की लगेगी भाई, उन्हीं की पावर है। तो ये लोग सिर्फ नाम, इन लोगों का काम है सिर्फ नाम रेकमेंड करना। दे आर ओनली रेकमेंडिंग द नेम, रेकमेंडेशन है इनका सिर्फ। अपॉइंटमेंट विल बी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यही है। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी, 2 मिनट में। ठीक है, क्लियर है। हाई कोर्ट में कोई जज का नंबर फिक्स नहीं है, क्योंकि हर हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। अगर ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये आपकी गलती है जो सुबह नहीं आए हैं, ठीक है, इसलिए टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, ये वाला पॉइंट, ये जाके आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में देखिएगा। जो सुबह नहीं आए अब उनके लिए क्यों रिपोर्ट करूं मैं, बाकी लोग तो आए थे ना। ये वाला पॉइंट आप सुबह के लेक्चर में जाके देखेगा कि ये मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल देके बताया था। इसकी फोटो ले लो, अब आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे आप देखिए, कोलिजियम सिस्टम जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करता है, एफिशिएंसी इन अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारी सीक्रेसी से क्या रहता है, हमारा काम बेटर चलता है, गोपनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है, बट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक्चुअली ये काम तो किया है कि उन्होंने ई कोर्ट्स जब से बना दिया है, और अगर आप देखोगे जब से उन्होंने एम्फोसिस ले आए कि जो भी कोलिजियम रिकमेंडेशन है वो वेबसाइट पे डालते हैं, तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है इस चीज को लेके। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों का रह गया, नोट कर लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं दोबारा बता दूंगा। तो यार देखो, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है, सुन लो अब। ठीक है, शांति रखो, घबराओ नहीं। ये वाले नीचे वाले क्लियर हो गए ना, ये वाला नहीं पता ना, ये वाला समझ में नहीं आया जो सुबह नहीं थे, ये 3 क्लियर है ना सबको, ये वाला तो क्लियर है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होता है, ये तो सबको क्लियर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, अपॉइंटमेंट हाई आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं।
अब जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट लिखा है वो किसी बुक्स में मेंशन नहीं, क्योंकि टीचरों को ही नहीं पता तो बुक्स में कहां से मेंशन होगा। टीचर लोग को इतना रिसर्च किए होते अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बात ही क्या थी। टीचरों को पता नहीं है, ना लक्ष्मीकांत जी को पता है, तो उन्होंने बस जो था बुक में उनको जो लगा उन्होंने लिख दिया। तो कोई बात नहीं, हम है ना इसीलिए। तो बेसिकली ऊपर वाला पॉइंट ये कह रहा है कि कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट का रूल है ये कि कोलिजियम में अगले मुख्य न्यायाधीश जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे उनका होना जरूरी है। बट क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल से 2 साल के आसपास चीफ जस्टिस रहेंगे, तो जितने बाकी जो 4 जजेस हैं वो अगले चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। तो इसलिए एक और आदमी जो अगले जज थे उनको डाला गया। तब तक CGI +5 हो गया कोलिजियम। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि अगर अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन 4 लोगों की सीनियरिटी में नहीं आते हैं तो एक और बंदे को ऐड करना पड़ेगा जो अगला चीफ जस्टिस बनेगा कोलिजियम में। तो इसलिए CGI +5 किया गया था अभी कुछ महीनों के लिए, लेकिन अब फिर से CGI +4 हो गया है क्योंकि बीच के जो 2 सीनियर जजेस थे वो रिटायर हो गए। ठीक है, तो अभी जो जस्टिस साहब हैं, ठीक है, वो संजीव खन्ना, वो अब कोलिजियम में अगले सीनियर मोस्ट जज बन गए। और ये सारा अपॉइंटमेंट सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। सीनियरिटी डिसाइड होती है जिस दिन आप ओथ लेते हो कोर्ट की। तो कहने का मतलब यह है कि कोलिजियम में उसका होना बहुत जरूरी है जो अगला चीफ जस्टिस बनेगा, नहीं तो सीखेगा कैसे कैसे काम करना है। उनको जानना जरूरी ना। एक ग्रुप होता है कि भाई ये ग्रुप है तो अगला जैसे सक्सेसर जो होगा, सक्सेसर का होना जरूरी है। तो अगर उन 4 जजेस में से CGI +4 में जो अगले 4 जज है, अगर उसमें से कोई भी CGI नहीं बनेगा तो क्या फायदा। इसलिए एक और जज ऐड किया जाता है जो अगला मुख्य न्यायाधीश बनेगा। अब समझ में आ गया। तो ये जनवरी से लेके अप्रैल मई तक ऐसा सिस्टम था। अब क्योंकि 2 जजेस रिटायर हो गए तो अब जस्टिस खन्ना सीनियर हो गए, तो अब जरूरत नहीं है, अभी CGI +4 ही है। बट ये याद रखना कि CGI +5 किया जा सकता है अगर ये सुप्रीम कोर्ट का कन्वेंशन है, रूल है सुप्रीम कोर्ट का ये कि उसमें कोलिजियम में अगले मुख्य न्यायाधीश का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई बात? खुशी मिल गई, शांति मिल गई सबको। अब वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं इतने डेप्थ में नहीं पढ़ा हूं तो हमारा टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाए। क्या लगता है आपको? अगर मैं उतना पढ़ा देता जितना लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है ना, आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर चुके होते हैं। वो तो हर एक टॉपिक को इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा हम लोग आराम से चल रहे हैं। नहीं तो अगर जो लक्ष्मीकांत में दिया होगा ना, अगर मैं सिर्फ उस लेवल पे पढ़ाने लग जाऊं, अगर उस लेवल पे गिर के, तो पता नहीं आज हम लोग पंचायती राज भी खत्म कर चुके होते हैं। बट ठीक है, अपना काम वैसा नहीं है। अपना काम है ऐसा पढ़ाओ कि आदमी जिंदगी भर याद रखे, 50 लोगों को और पढ़ा दे जाके। ठीक है, चलो। तो अब ये है, तो अभी क्या हुआ, ये एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया गया है सरकार के बीच में और जुडिशरी के बीच में कि कैसे डिसाइड किया जाएगा अपॉइंटमेंट। तो इसको जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई मिनिमम एज कितना होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखना है अपॉइंटमेंट में, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा सरकार के बीच में और जुडिशरी के बीच में तो किसको वो प्राइमेसी दी जाएगी। बट ये सब सिर्फ कहने की बात है। बट मेन चीज जो देखता है कोलिजियम, देखता है सीनियरिटी, फिर मेरिट और डाइवर्सिटी। ये 3 चीजें देखता है। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए है उनकी सीनियरिटी। जितना सीनियर होगा वही अपॉइंट होगा पहले, और सीनियरिटी डिसाइड होती है एज से नहीं, उनके उस कोर्ट में एलिवेशन से, जब उन्होंने कोर्ट में ओथ लिया। ये मैंने सुबह बताया था। साथ साथ मेरिट देखी जाती है कि इन्होंने जो अपने प्रीवियस जजमेंट दिए थे वो कैसे दिए थे। अभी मैं मेरिट का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि कुछ लोगों को जजेस को डिमोट भी किया गया है। अभी आपको आज का लेक्चर बड़ा बेहतरीन होने वाला है। मैं आज लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, आई टेक इट प्रोबेबली टिल 7:30 7:45। आज ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, तो आज कोई ब्रेक वेक मत मांगना यार, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, हालत खराब हो रखी है। बाकी मंडे को करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा चिल करो, आप लोग रिवाइज करो टॉपिक जिनका छूट गया है। तो आज मैं जल्दी इसलिए भी छोड़ रहा हूँ, तो लोग सुबह नहीं आए हैं, और जाके रिवाइज कर लेना अपना। तो मे बी 7:38 तब तक ही लूंगा। तो बस ध्यान से सुन लो ये टॉपिक। तो क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट दोनों साथ में ही करवा रहा हूं। मेरिट का क्या है कि आपका पुराना जजमेंट देखा जाता है कि जब आप जज थे या लॉयर थे तो आपने कैसे प्लीडिंग करी, कैसे काम किया आपने, तो आपका पूरा बैकग्राउंड दिखा जाएगा। फिर सीबीआई तो नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, ये सारे लोग आपका बैकग्राउंड देखते हैं। तो कोई करप्शन का केस तो नहीं है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्सेट्रा।
फिर आता है डाइवर्सिटी। तो आपने देखा होगा रिसेंटली जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला था कि हमें और महिलाओं की जजेस की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए और अपॉइंट किए गए। बट इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को अपॉइंट करना तो सीनियोरिटी को दरकिनार कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि रिकमेंडेशन आता है तो उसमें मेरिट भी देखी जाती है, और ऑब्वियसली फीमेल जजेस भी अपॉइंट हो रही हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। बट जस्ट बिकॉज डाइवर्सिटी इंक्लूड करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल विदाउट मेरिट भी इंक्लूड कर लेंगे। एक्चुअली में जुडिशरी में बहुत कम महिलाएं जाती हैं, अब थोड़ा इंस्पिरेशन आ गया है लोगों में, तो लॉयर्स बने मिल जाएंगे, लेकिन लॉयर्स में भी आप देखो बड़ी मारा मारी है। फीमेल लॉयर्स आपको बड़ी कम मिलेंगे जो सब्सटैंशियल काम, मतलब अगर आप देखो जिनका नाम आप जानते होंगे, क्योंकि हमेशा इट हैज बीन अ पेट्रियार्कल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और जुडिशरी भी उससे छिपी हुई नहीं है। अब धीमे धीमे वो चेंज हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखिए वो चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चीज है, तो ये तीन चीजें आपकी देखी जाती हैं जब आपका जजेस का अपॉइंटमेंट होता है कि भाई डाइवर्सिटी है लेकिन मेरिट के ऊपर नहीं। और ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया गया था ताकि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में एक तरीके का बैलेंस बना रहे, लड़ाई ना हो। लड़ाई सारी हो गई इस चीज को लेके। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में लाया गया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया 2015 में दिसंबर एंड में। तो उसमें क्या था, बेसिकली 6 मेंबर बॉडी बननी थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, 2 सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, मतलब CJI+2 था, लॉ मिनिस्टर थे, और 2 ऐसे लोग थे जो सिविल सोसाइटी के होंगे जिनको नॉमिनेट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, PM, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और 1 पर्सन जो है SC ST OBC या माइनॉरिटी या महिलाओं को बिलोंग करता। दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे जुडिशरी की साइड से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजेस हो गए, और सरकार की साइड से हो गए लॉ मिनिस्टर, ठीक है, और उसके अलावा ये जो 2 अपॉइंटी और आ गए। इस पे कोर्ट ने बोला कि अरे अरे ये तो हमारे फेवर में खराब चला गया। ये क्या मतलब फालतू बात है। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो 2 लोग तुमने अपॉइंट किए हैं वो तो सरकार की बात मानेंगे। भैया वो तो अपॉइंटमेंट तो CJI साहब भी करवा रहे हैं, मतलब ये लड़ाई की बात थी। सोचो, मतलब टोटल 6 में उन्होंने बोला दे वांटेड कि ऐसा हो, 6 है तो इट शुड हैव बीन 4:2, या मतलब 3:3 नहीं होना चाहिए। मतलब दे वांटेड, सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि हमारी जो है प्राइमेसी रहे, मेजॉरिटी हमारे पास ही रहे। इसको लेकर लड़ाई हो गई, और इसकी लड़ाई आज तक चल रही है कि किरण रिजिजू जी साहब जो है उनको दूसरी मिनिस्ट्री में जाना पड़ गया। तो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था वो आया था, जिसमें था कि CJI+2 तो रहेंगे, एक लॉ मिनिस्टर रहेंगे, और 2 लोग वो रहेंगे जिनको ये कमिटी चूज करेगी। अब कमिटी में भाई चीफ जस्टिस भी तो हैं, तो बोले नहीं नहीं ये तो सरकार के लोग हैं, सरकार के लिए काम करेंगे, सिविल सोसाइटी वाले तो सरकार की बात सुनेंगे। दिस इज अ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर में हमारी इंडिपेंडेंस और जुडिशरी वायलेट हो रही है, हटाओ हटाओ इसको, कट करो, कैंसिल ही कर दिया, वापस बैक टू कोलिजियम। तो ये दोबारा से मांग उठ रही है कि ये कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करके NJAC लाया जाए, लेकिन भाई अब जुडिशरी अपने आगे कुछ चलने थोड़ी देगा। तो कई बार आप देखोगे ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी डाल दो कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ भी इवॉल्व कर दो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। चलो ठीक है, ये नहीं पसंद है तो भाई कुछ ऑल्टरनेटिव दे देते आप। चलो ठीक है, मान लेते भाई आपको लग रहा है यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ऑल्टरनेटिव दे दो ना बॉस, क्या करें, वापस बैक टू कोलिजियम। हर कोई सवाल उठाता है कोलिजियम पे, लेकिन अच्छे जजेस भी आ रहे हैं, ऐसी भी बात है, जस्टिस चंद्रचूड़ टाइप लोग भी आ रहे हैं, और भी जजेस अच्छे हैं। अभी क्या होगा ना, देखो एक और चीज हो गई है कि अभी के टाइम में सोशल मीडिया ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जजेस भी जो है वो स्क्रूटनी के अंडर में रहते हैं। जनरली क्या है, अभी आप आगे बढ़ोगे, जजेस के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे तो कंटेम्प्ट लग जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, वो उसमें कुणाल कामरा केस और प्रशांत भूषण केस, कि आप जजेस के कॉन्डक्ट के बारे में ज्यादा बात करोगे तो बोलेंगे अरे हमारे बारे में तुमने कैसा बात कर दिया, होलियर देन दाओ वाली बात हो जाती है कि जजेस के बारे में कुछ मत बोलना, हमारे जजमेंट के बारे में बोल दो आप, लेकिन जजेस के कॉन्डक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में भी नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीजें हैं। खैर एनीवे, सो ये कोलिजियम सिस्टम चला नहीं, क्योंकि इन्होंने नलिफाई कर दिया कोर्ट ने, और उन्होंने बोला कि ये जो 2 एमिनेंट पर्सन है, ये नॉन जुडिशियल मेंबर है, ये हमारी जो CJI की विशेष हैं। भाई विश थोड़ी होता है यार, ये तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। ये क्या बात है, CJI की विश नहीं मानेंगे तो इसलिए हम जो है विश मानने के लिए, थोड़ी प्लीज करने के लिए थोड़ी बैठे थे कमीशन के लोग जो है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भंग हो रही है इसमें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो उन्होंने कैंसिल ही कर दिया। तो ये चीज थी। तो
बेसिकली वो चीज है। तो अभी हम आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एड हॉक जजेस एंड एडिशनल जजेस एंड रिटायर्ड जजेस। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है क्योंकि हाई कोर्ट में भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोविजन है, तो अभी उनके बारे में बात करेंगे। हाँ, सो बिफोर वी गो देयर, देखो ये तो छोड़ दो, अब तो खत्म हो गया ये एनजीएसी का पार्ट था। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 बोलता है सैलरीज जजेस की क्या होगी, तो ये पार्लियामेंट की पावर है, ठीक है। सो देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। तो सैलरीज ऑफ जजेस जो है वो आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। जब तक ये डिसाइड नहीं हुई थी, ये सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन थी। ये सारी चीजें आपके नोट्स में दी हुई है, मैं बस आपको आर्टिकल से बता रहा हूं। अब अगला आर्टिकल आता है, ये 3 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, 126, 127 और 128। 126 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका ऑफिस वेकेंट है, या फिर किसी कारणवश वो ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कौन डिसाइड करेगा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा, वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को वो बोल देंगे कि आप एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाओ। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 126 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज का याद रखिएगा, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होता, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपका 2 चीजें हैं। अभी इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक सेकेंड एक चीज आपको दिखा रहा हूं, फिर हम कंपैरिजन करेंगे, ताकि ये एक जगह ही सॉल्व हो जाए इशू। इसमें क्या होता है, फिर हाई कोर्ट से अगर सवाल आएगा तो गलत ना हो। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, 224 एंड 224 है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। नाउ दोनों की टर्मिनोलॉजी में और अपॉइंटमेंट में डिफरेंस है बहुत बड़ा। सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है एड हॉक और रिटायर्ड जज, लेकिन वही सेम चीज इन द केस ऑफ हाई कोर्ट हो जाती है एडिशनल जजेस एंड एक्टिंग जजेस। ये एक्टिंग वर्ड जो है यहां पे यूज नहीं होता, ठीक है। दिस डिफरेंस इज नॉट यूज्ड हियर। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी क्या डिफरेंस होगा एड हॉक जज में और एडिशनल एंड एक्टिंग जज में? सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, बताओ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही सभी को? एड हॉक इज कॉल्ड व्हेन देयर इज अ स्पेशल नीड। अच्छा, क्या नीड हो सकती है भाई, बताओ। एड हॉक मतलब टेम्पररी के पीरियड के लिए लाया गया होगा ना। एड हॉक नाम लगता है जब हम एड हॉक बोलते हैं, तो एड हॉक का मतलब क्या है, टेम्पररी पीरियड। और रिटायर्ड तो चलो इजी है, बट यहां एड हॉक और एडिशनल में क्या डिफरेंस है? एड हॉक इज फॉर सुप्रीम कोर्ट, एडिशनल इज फॉर हाई कोर्ट। बताओ, आपके क्रक्स में दिया होगा, वैसे पीपीटी में भी डला हुआ है। अब देखो इसमें क्या होता है, जनरली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? पहला जो चीज है कि हमें इनकी जरूरत इसलिए पड़ रही है, या तो पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं, केसेस हैव इंक्रीज्ड, जनरली 20% से ऊपर हो गए, या फिर देयर इज अ लैक ऑफ कोरम, मतलब नंबर ऑफ जजेस कम पड़ रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको ना जज चाहिए, हमारे पास जज बड़े कम है। टाइमिंग, जब तक आप परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो तब तक आप एक काम करो, आप क्या करो, एड हॉक जज अपॉइंट कर दो। देखो यहां दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ कोरम। देख लो क्या लिखा हुआ है, अगर लग रहा है कि कोरम नहीं है ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट। अब एनजेएससी को छोड़ दो, जहां लिखा हुआ है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट कंसर्न request in writing the attendance and the sitting of a high court judge as an ad hoc judge for such period as may be necessary। and वो इंसान वही बन सकता है जो आपका हाई कोर्ट का जज हो और ड्यूली क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही केस में
अब अगर आप देखोगे रिटायर्ड जज के केस में, तो ये क्या करते हैं, ये आपके प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अ जज, और बेसिकली हाई कोर्ट का भी रहा हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो, एंड उसको ये बोलेंगे कि भैया आप आ जाओ टेम्परेरी पीरियड के लिए काम करने के लिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहले वाले में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बोला कि भैया अपने यहां से हमारे यहां जज भेज दो विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और वहां के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बोला भैया हमारे पास ना एक हमारे यहां जजेस की कमी हो रही है, तनिक हमारे पास भेज दो आप। तो अब देखो, प्रेसिडेंट से कंसेंट ले लिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बोला कि आप जो है किसी हाई कोर्ट जज को जो एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए, मतलब वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो 5 साल वाला, मतलब 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, तो उसको ये अपॉइंट कर सकते हैं फॉर पीरियड जब तक नेसेसरी लग रहा हो। किसके केस में? एडहॉक जज में, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, जब काम बढ़ा हो या पेंडेंसी ऑफ केसेस ज्यादा हो, लैक ऑफ कोरम हो। सिमिलरली रिटायर्ड जजेस के केस में क्या होगा? रिटायर्ड जज के केस में ये प्रेसिडेंट से पूछेंगे और उस आदमी से बोलेंगे जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या फिर वो हाई कोर्ट का जज रिटायर हुआ हो एटलीस्ट 5 साल का काम करने के बाद, मतलब वो एलिजिबल हो ना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया है ये, कि पहले वाले केस में क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेंगे और मान लो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से के चीफ जस्टिस से बोलेंगे कि सर आप अपने यहां से हमारे यहां जज भेज दो, लेकिन वो जज ऐसा होना चाहिए जो एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, मतलब उसने 5 साल तक करा हो हाई कोर्टशिप, हाई कोर्ट का जज हो 5 साल तक रहा हो, तभी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो। तो ये तो हो गया एडहॉक जज के केसेस में टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। दूसरा जो है रिटायर्ड जजेस के केस में क्या होता है कि जब लगता है कि भाई काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ लेते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट का ही रिटायर्ड जज हो या हाई कोर्ट का जज रिटायर हुआ हो जो 5 साल से ज्यादा या 5 साल तक एटलीस्ट हाई कोर्ट का जज रहा हो, मतलब वो अदरवाइज एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, उसको ये लोग क्या बना देते हैं आपके रिटायर्ड जजेस के लिए, इसको अपॉइंट कर देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। दोनों में एक बहुत बड़ा क्रूशियल डिफरेंस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला वाला आदमी क्या है, स्टिल सर्विंग जज है, तो उसका ऑर्डर जो होगा प्रेसिडेंट्स में, डेजिग्नेशन जो होगा उसमें उसको माना जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जज है। ये इंसान क्योंकि रिटायर हो चुका है, इसको बाकी सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो एक सुप्रीम कोर्ट जज को बेनिफिट मिलते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा वो सब मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज इन दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इसको पीएम की मीटिंग में या कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहे हैं अमेरिका के, तो वहां बुलाया जाता है राष्ट्रपति भवन में, इनको नहीं बुलाया जाएगा। दे आर नॉट डीम्ड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर कि जो रिटायर्ड जज होगा दे आर अदरवाइज नॉट डीम्ड अ सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब बाकी सारे जो पार्टी वार्टी होती है जिसमें जजेस को बुलाया जाता है उसमें इनको नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं। देखो आप यहां लिखा हुआ है, बट शैल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी अ जज ऑफ दैट कोर्ट, लिखा हुआ है, दिख रहा है लास्ट लाइन 128 रिटायर्ड जज के लिए, अदरवाइज दे विल नॉट बी डीम्ड एज अ जज ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट। ऊपर वाले के लिए तो नहीं लिखा हुआ, ऊपर वाले के लिए तो सब चीजें नहीं लिखी है, मतलब जो रिटायर्ड जज होगा उसके लिए सारे बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आप उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, काम कर रहा है टेम्परेरी पीरियड, लेकिन अदरवाइज उनके पास ये बेनिफिट्स नहीं होते। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं आपके एडहॉक जजेस एंड उसके अलावा रिटायर्ड जजेस। तो एडहॉक एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ है। क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय सीजीआई, प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए, सीजीआई मस्ट कंसल्ट हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस और उससे वो अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपकी हो रखी है। तो जनरली जो आपका हाई कोर्ट का जज रहेगा वही बन सकता है आपका एडहॉक जज। रिटायर्ड जजेस में दिया हुआ है रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, कंसेंट ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, सारे एंटाइटल मिलेंगे, लेकिन इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो डीम का मतलब ये होता है कि फिर उसको बाकी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एक सुप्रीम कोर्ट जज को मिलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। ठीक है, ओथ जो होते हैं प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अब ये बाद में करेंगे, पहले अब कंपैरिजन कर लेते हैं जो हम लोग कर रहे थे। कौन सा कंपैरिजन? कि ये तो हमारा हो गया, अब हाई कोर्ट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन हाई कोर्ट। कैन एनीबडी टेल मी कि क्या डिफरेंस होगा हाई कोर्ट के केस में? अभी यहां पे हमने देखा कि एडहॉक जज है और रिटायर्ड जज है, हाई कोर्ट में कैसे चेंज हो जाता है ये?
देवयान, यू शुड हैव अटेंडेड मॉर्निंग क्लास। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही 5 साल है। बताइए, ट्राइब्यूनल अलग है यार, ट्राइब्यूनल में मत जाओ अभी, पहले ये बताओ हाई कोर्ट में क्या होगा। 2 साल तक अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट में, ठीक है। अब यहां पे भी देखो, जनरली यहां पे क्या होता है कि मान लो अगर हाई कोर्ट में, एक तो देखो हाई कोर्ट में याद रखिएगा, हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस फिक्स नहीं है, हर हाई कोर्ट के लिए वेरी करता है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। सो नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि हर हाई कोर्ट अलग है, हर हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ अलग अलग है। अब मान लो कि किसी हाई कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस 10% से ज्यादा हो गया है, ठीक है, या फिर 20% से ज्यादा वेकेंसी हो गई है, तो अब कैसे काम चलेगा यहां पे। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस 10% से ज्यादा हो जाए या वेकेंसी 20% से ज्यादा हो जाए वहां पे, तो वहां पे ये एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। अब एडिशनल एक्टिंग जजेस इसलिए थोड़े अलग है क्योंकि इनको परमानेंट भी बनाया जा सकता है। देखो एक्टिंग चीफ जस्टिस तो इनके यहां भी सेम है जैसे था कि चीफ जस्टिस को एक्टिंग बना सकते हैं अगर वो किसी तरीके से वहां अवेलेबल नहीं है। तो व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इज वेकेंट, एनी चीफ और एनी व्हेन रीजंस अवेलेबल नहीं है, so duties may be performed by as any person that is the president may appoint. Now, appointment of additional acting judge. If by any reason of temporary increase in the business of a high court or by the reason of the arrear of the work, it appears to the president that the number of the judges of the court should be from time to time be increased, duly qualified person to be appointed as additional judge of the court for such period not exceeding 2 years. सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया मेंशन नहीं था, यहां पे लिखा हुआ है 2 साल तक रहेगा, ठीक है। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस जो है इनको अपॉइंट किया जाता है, ये लोग वो होते हैं जो बेसिकली टेम्परेरी पीरियड के लिए आते हैं, ये लोग वो हैं जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। दीज आर पीपल हु आर एलिजिबल टू बिकम अ हाई कोर्ट जज, ठीक है। व्हेन एनी जज ऑफ अ हाई कोर्ट अदर देन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और एनी अदर रीजन अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को बनाया जा सकता है टू एक्ट एज अ जज ऑफ द कोर्ट अंटिल द परमानेंट जज हैज रिज्यूम्ड द ड्यूटी, and no person appointed either as additional or acting judge of a high court shall hold office after the age of 62 of years. तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में 65 साल एज है और हाई कोर्ट में 62 इयर्स एज है रिटायरमेंट की। और यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जजेस 62 के बियॉन्ड तक काम नहीं कर सकते, और काम लोड, जब आपका वर्कलोड बढ़ जाता है तब इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब नाम यहां लिखा हुआ है, अब यहां पे देखिए क्या है, 2-3 डिफरेंसेस हैं यहां पे, एडिशनल और एक्टिंग जज, ठीक है। 2 साल मैक्स, काम बहुत बढ़ गया, वर्कलोड बढ़ गया, हाई कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो जो भी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, हाई कोर्ट एलिजिबल जज, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज होना चाहिए या लॉयर रहा हो 10 साल का, ठीक है, तो उनके लिए मतलब जो एलिजिबिलिटी हाई कोर्ट के जज की क्या है, बताओ हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी क्या है। एरियर मतलब बैकलॉग। हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने साल आपको जज होना जरूरी है। 10 years ऑफ एडवोकेट एंड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ जज, बताओ जल्दी से। सिटीजन ऑफ इंडिया तो हर जगह कॉमन है, उसके अलावा जुडिशियल ऑफिस 10 साल तक होल्ड किया होना चाहिए, 7 साल। अरे सूर्यांश रुक जाओ यार, 1 सेकंड रुको, अभी बता रहा हूं कितना होता है। गलत, यही तो आप लोग गलत कर दिए। सिटीजन ऑफ इंडिया 10 years ऑफ जज या जुडिशियल ऑफिस लिखा रहता है उसको, ठीक है, जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया होना चाहिए, या फिर और 10 years ऑफ एडवोकेट। ये क्राइटेरिया है हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्राइटेरिया क्या है, 5 साल जज ऑफ हाई कोर्ट एंड 10 years ऑफ या तो एडवोकेट, और यहां दोनों 10-10 साल है। यही गलत होता है एग्जाम में, सोचो आता हुआ क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाता है। यहां पे कोई लिख रहा है 7 साल, कोई लिख रहा है 5 साल। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपका इंडिया में 10 साल का जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए, या फिर आप 10 साल तक एडवोकेट होने चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना जरूरी है। तो यहां पे एडिशनल जज वही इंसान बन सकता है जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, सिटीजन हो या 10 साल तक वकील हो, या सिटीजन हो 10 साल तक कोई इसने जुडिशियल ऑफिस इंडिया में होल्ड किया हुआ, मतलब वो बंदा हाई कोर्ट का जज बनने लायक है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है।
तो उसको एडिशनल जज सिर्फ 2 साल तक के लिए ही बनाया जाता है, सिर्फ 2 साल तक। लेकिन मान लो मैंने किसी एक इंसान को अपॉइंट कर दिया जिसकी एज 61 ईयर्स है, तो अब ये क्या 2 साल तक रह पाएगा क्या? सूर्यांश कॉमन सेंस लगाओ, ये बोल रहा था मैं। 2 साल मैक्सिमम लिखा है, लेकिन रिटायरमेंट एज जज लिखी हुई है हाई कोर्ट की 62, तो ये तो 1 साल ही रहेगा ना बॉस, कुछ तो सोचो थोड़ा। वही लिखा हुआ है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस दे कैन नॉट वर्क बियॉन्ड द एज ऑफ 62। मतलब ये लिखा हुआ है कि 2 इयर्स तक आप एडिशनल जज रहोगे, ठीक है। अब मान लो 60 में हो जाओ, 59 में हो जाओ, लेकिन अगर आपकी एज ही 61 है तो आप 1 साल ही रह सकते हो एडिशनल जज। तो एडिशनल जज तब बनाया जाता है जब काम बहुत बढ़ जाए। अब यहीं पे आप देखो दूसरा एक लाइन लिखा हुआ है एक्टिंग जज का। एक्टिंग जज तब बनेगा मान लो कोई परमानेंट जज काम नहीं कर पा रहा है तो somehow a permanent judge is not available, उसका गैप फिल इन करने के लिए। ये तब तक रहेगा, इसके लिए कोई 2 साल 1 साल क्राइटेरिया नहीं है। They will be there till the time permanent judge returns। जैसे ही परमानेंट जज वापस आ जाएगा ये आदमी वापस चला जाएगा। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है रिटर्न होने वाला। देख लो यहां पे लिखा हुआ है एडिशनल जज मतलब मुझे एक्स्ट्रा जज चाहिए, और एक्टिंग जज मतलब जो ऑलरेडी हाई कोर्ट का जज है, परमानेंट जज, वो काम नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, तो उसको रिप्लेस करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग ओनली मैं नीचे से डिस्ट्रिक्ट लेवल से किसी जज को ले लूंगा या एडवोकेट को अपॉइंट कर दूंगा जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता होगा, और जैसे ही वो परमानेंट जज वापस आ जाएगा मैं इसको वापस भेज दूंगा। लेकिन ऊपर वाले केस में जो जज है, एडिशनल जज है, वो 2 साल तक रहेगा अगर रिटायर नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये जो एडिशनल जज होते हैं ना, ये आजकल एक कॉमन नॉर्म हो गया है इनको अपॉइंट करने का, कि ये लोग सीख जाएं कि हाई कोर्ट में काम कैसा होता है, क्योंकि हाई कोर्ट का लेवल अलग है काम करने का। तो आजकल क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस को एडिशनल जज बना दिया जाता है हाई कोर्ट में, ताकि उन्हें प्रैक्टिस करने की आदत हो जाए, और बाद में उन्हें परमानेंट हाई कोर्ट जज बना दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाता है और वो बाद में परमानेंट हाई कोर्ट जज बन जाते हैं। यहां पे भी अगर आप देखोगे ये जो एडहॉक जजेस होते हैं, कई बार इनको भी परमानेंट कर दिया जाता है अगर उनका काम अच्छा लगता है तो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन एक्टिंग जज परमानेंट नहीं बनेगा, उसका बाद में एलिवेशन होगा। सबसे बड़ी बात यहां पे यही है, एक्टिंग जज सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि जो परमानेंट जज है वो अभी नहीं काम कर पा रहा है। जैसे ही वो वापस आ जाएगा ऑफिस में, एक्टिंग जज वापस चला जाएगा। एडिशनल जज इसलिए लाया गया क्योंकि काम बढ़ गया है, एडहॉक जज इसलिए लाया गया है क्योंकि काम बढ़ गया है। दोनों को परमानेंट किया जा सकता है अगर उनका काम अच्छा है तो। ये सबसे क्रूशियल स्लाइड है आप लोगों के लिए। समझ में आ गया अब दोनों में डिफरेंस? समझ में आया? रिटायर्ड जज तो चलो अलग चीज है, रिटायर्ड तो है ही, लेकिन ये एडहॉक, एडिशनल एंड एक्टिंग, ये 3 अलग अलग टाइप के जजेस हैं अपार्ट फ्रॉम रिटायर्ड जजेस। एक है एडहॉक, दूसरा है एडिशनल, थर्ड है एक्टिंग जज, फिर बाकी 4th रिटायर्ड जजेस तो है ही। क्लियर हो गई बात? इज दिस क्लियर? नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देखो कि कैसे यूज होता है इनका। आई विल शो यू द कोलिजियम रिकमेंडेशन। द फाइल रिलेट्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉलोइंग 5 एडिशनल जजेस एज परमानेंट जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। देखो आप, तो जो एडिशनल जज था वो इसलिए आया था क्योंकि वर्कलोड ज्यादा था। अब इन्होंने काम किया हुआ है, इनको एक्सपीरियंस हो गया, इनको परमानेंट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट बना दो। किनको किनको? इन 5 लोगों को। On November, Collegium of the Madras High Court recommended the above names 5 additional judges as permanent judges, Chief Justice and ये वो। और वहां पे एक जनरली कन्वेंशन होता है कि जब भी आप हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हो तो वहां के चीफ मिनिस्टर से और गवर्नर से कंसल्ट करना होता है एक बार। ठीक है, जब आप हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हो तो यू हैव टू एटलीस्ट कंसल्ट दी गवर्नर एंड दी चीफ मिनिस्टर। मानना नहीं मानना बात अलग है। अब इनका जो है देखा गया, इन ऑर्डर टू ascertain the fitness and suitability, these additional judges will be appointed as permanent judges in consultation। तो इन्होंने इनका इवैल्यूएशन किया, फिर उन्होंने बोला कि इनमें ये जो लोग हैं, दैट ये सारे लोग सूटेबल हैं, इनको हम लोग रेकमेंड करते हैं एज अ परमानेंट जज। देखो CGI+2 इन लोगों को परमानेंट जज बना दिया। ठीक है, तो एडिशनल जजेस को परमानेंट जज, देखो लिखा हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस एज परमानेंट जजेस, सो दे कैन बी मेड परमानेंट। वहीं पे एक ऐसा भी केस है जहां पे एक एडिशनल जज जो था उसका जजमेंट इतना खराब था उसको वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज दिया। पॉस्को का केस है वो। बॉम्बे हाई कोर्ट जज हु गेव स्किन टू POSCO verdict resigns after being denied promotion।
Justice Pushpa Gandiawala tendered her resignation just a day before her tenure as additional judge was set to expire. अब ये मैडम ने ये जजमेंट दिया कि अगर स्किन टू स्किन टच हो रही है तो वो ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज नहीं माना जाएगा, सिर्फ स्किन ही तो टच हुई है। अब सोचो, अब अगर ऐसे लेवल पे आके ऐसे जजमेंट आप दोगे, सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ, उन्होंने बोला ये कैसा जजमेंट है, हाउ इज इट नॉट अ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट। तो इन्होंने ऐसा जजमेंट दे दिया, पॉस्को एक्ट के अंदर इन्होंने बोला कि नहीं है ये। शी वॉज द एडिशनल जज, शी वॉज अबाउट टू बी मेड अ परमानेंट जज, जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिसीजन उनको वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दिया गया। एंड ऑब्वियसली ह्यूमिलेशन तो होगा, किसी को बेइज्जती हो गई, डिमोशन हो गया ना, तो शी रिजाइंड। ठीक है, सो शी वॉज प्रेजेंटली एट द नागपुर बेंच and tendered resignation before her tenure additional judge was to end. She was neither given extension nor elevation by the Supreme Court collegium. इनको ना ही परमानेंट किया गया और वापस उल्टा भेज दिया गया। यस पद्मनाभ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओथ तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ओथ। तो ये दो एग्जाम्पल है जहां पे अगर काम अच्छा है तो उन्हें परमानेंट बनाया जा सकता है, लेकिन अगर काम अच्छा नहीं है तो वापस भी भेजा जा सकता है, डिमोशन हो सकता है। एक्टिंग जज तब होता है, मान लो भैया मैं मान लो परमानेंट जज हूं हाई कोर्ट का, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं बहुत लंबी, मान लो मुझे कुछ काम आ गया, तो मेरी जगह जो काम वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मेरी जगह किसी को थोड़े टाइम के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा, जैसे ही मैं वापस ऑफिस में आ जाऊंगा उसको वापस भेज दिया जाएगा। वो होता है एक्टिंग जज के केस में। ठीक है, वो भी वही लोग होते हैं जो नीचे से अपॉइंट किए जाते हैं, बट उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता कि आप कंटिन्यू करो, इन्हें वापस जाना पड़ता है एक्टिंग जज को। एडिशनल जज विल कंटिन्यू, हो सकता है बाद में परमानेंट बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर तो एग्जांपल मैंने दे दिया। सो नाउ इज एडिशनल जज, एक्टिंग जज, एडहॉक जज, रिटायर्ड जजेस क्लियर। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सवाल मैक्सिमम टाइम गलत होता है, दोनों साइड के ऑप्शन स्वैप कर देते हैं वो लोग। इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, और उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो डाउट में पूछ लीजिएगा। सो दिस वाज द केस विथ रेस्पेक्ट टू एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। बाकी यहां पे भी आप देखो, हाई कोर्ट में भी आप रिटायर्ड जज अपॉइंट कर सकते हो जैसे सुप्रीम कोर्ट में करते हो। ठीक है, तो यहां पे नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेंगे और किसी इंसान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आके जज ऑफ अ कोर्ट में एज अ रिटायर्ड जज की तरह आप काम कर सकते हो, एंड इनको सारे पेंशन अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन अदरवाइज दे विल नॉट बी डीम्ड टू बी जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो ये वाला तो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट की तरह, रिटायर्ड जजेस वाला। ठीक है, तो यहां पे लेकिन टाइमलाइन सच मेंशन नहीं है। तो रिटायर्ड जजेस जनरली बहुत कम अपॉइंट होते हैं, जनरली एक्टिंग जजेस अपॉइंट कर दिया जाता है, एडिशनल जजेस जनरली रिटायर्ड जजेस अपॉइंट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के केस में एडहॉक जज अपॉइंट हो जाते हैं जिनको बाद में परमानेंट कर दिया जाता है, और हाई कोर्ट के केस में एडिशनल जज को अपॉइंट कर दिया जाता है जिसको बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, जनरली ये क्राइटेरिया होता है, बट रिटायर्ड जज का भी है एक क्राइटेरिया, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी एडिशनल एक्टिंग जजेस के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक चीज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद किसी भी कोर्ट में इंडिया की प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज अ लॉयर, क्योंकि वो जो गरिमा है सुप्रीम कोर्ट जज की उसके खिलाफ है वो। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द ऑफिस जो आपने होल्ड किया है। सोचो, आप जिस ऑफिस में जज थे, सुप्रीम कोर्ट का जज का भैया बहुत ऊपर वैल्यू होती है, आप कैसे उसी हाई कोर्ट मतलब उसी सुप्रीम कोर्ट में जाके माई लॉर्डशिप और योर लॉर्डशिप बोल सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, सो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैन ऑन सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर प्लीडिंग एनी कोर्ट, नो बैन ऑन सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर होल्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस लाइक गवर्नर। ठीक है, गवर्नर बन सकते हो, इंडिया के एम्बेसडर भी बनाए जा सकते हो, ये सारी चीजें अलाउड है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज अ लॉयर। वहीं पे हाई कोर्ट का जज आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्लीड इन सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में प्लीड कर सकते हो और अदर हाई कोर्ट में भी लॉयर बन सकते हो। उस हाई कोर्ट में नहीं रहोगे जिन जिन हाई कोर्ट्स में आप जज रहे हो, क्योंकि वो जज की पोजीशन की गरिमा के खिलाफ है। दूसरे हाई कोर्ट में आप लॉयर बन सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बन सकते हो। हाई कोर्ट के जज की बात कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज तो लॉयर बन ही नहीं सकता। यही कारण है कि बहुत सारे बेहतरीन लॉयर कभी जज नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो जितना पैसा एज अ लॉयर बन के कमाते हैं, ठीक है, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, ये कपिल सिब्बल, ये लोग एक एक हियरिंग के 25-30 लाख रुपए लेते हैं, जस्ट फॉर वन हियरिंग, मे बी जस्ट गोइंग फॉर 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, 25 लाख।
इमेजिन, दे ड्राइव BMW, मर्सिडीज, बेंटली। जज बन के कहां मिलेगा ये सब? रुतबा उतना ही है भाई साहब, जजेस के बराबर में बैठते हो, रुतबा उतना ही है, आपका नॉलेज इतनी ज्यादा है, तो भाई साहब जजेस भी खड़े हो जाते हैं कभी कभी। तो राम जेठमलानी जाते थे तो जज ही खड़े हो जाते थे उनके रिस्पेक्ट में। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये बेहतरीन लॉयर्स कभी जज नहीं बनते। नहीं तो कौन रोक रहा है इनको, कौन मना करेगा जज बनाने से? जज बनने के बाद बाउंड हो जाते हो ना आप चीजों को लेके, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये लॉयर जो है 40-40, 50-50 लाख रुपए लेते हैं हियरिंग के, एक हियरिंग के। करोड़पति, अरबपति आदमी भाई ये लोग जो लॉयर्स है सुप्रीम कोर्ट के। तो यू आर बैंड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सैलरी अलाउंस पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। जनरली 2.8 लाख है फॉर CJI, 2.5 लाख है फॉर अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। बाकी अकोमोडेशन, मेडिकल, कार, टेलीफोन एक्सेट्रा तो सब है ही चीज है। ठीक है, जनरली आप देखिए रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है। प्रेसिडेंट को बोल के रिजाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड। ठीक है, बट इनके में कोई ऐसा क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट नहीं दिया हुआ है एज सुप्रीम कोर्ट जज। अभी रिमूवल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रिमूवल में क्या होता है, आपको पार्लियामेंट के थ्रू ही रिमूवल होता है। इट इज सिमिलर टू लाइक अ इंपीचमेंट प्रोसेस, बट यहां स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस की। तो ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, और ये गवर्न होता है बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। ठीक है, दोनों हाउस में जाएगा, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी में पास होगा रेजोल्यूशन। अगर पास हो जाएगा तो रिमूव हो जाते हैं। जज को मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, लेकिन आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ है। 2-3 के खिलाफ ये प्रोसीडिंग चालू हुई, कुछ ने पहले ही रिजाइन कर दिया, कुछ लोगों का ड्रॉप हो गया। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ ऐसे। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के इसमें प्रोसीजर जो है इसमें दिया हुआ है। रिमूवल मोशन जो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट को, वो इंट्रोड्यूस करा जाता है ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। इसमें 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है लोकसभा में, 50 मेंबर्स का राज्यसभा में। अगर ये एक्सेप्ट हो गया बाय द स्पीकर चेयरमैन, फिर जाता है ये दूसरे हाउस पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी बनती है। 3 लोग होते हैं इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और उसके बाद क्या होता है, ये जब इंक्वायरी कर लेती है फिर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। फिर दोनों हाउस में जाता है ये रिपोर्ट, और उसके बाद दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। उसके बाद प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं ऑर्डर ऑफ रिमूवल। तो आज तक इंडिया की हिस्ट्री में जैसा मैंने बताया ये हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ केसेस में गिल्टी पाया गया तो जज ने पहले रिजाइन कर दिया, कुछ केसेस में मेजोरिटी नहीं मिली राज्यसभा में। तो इनिशिएट करने के लिए अगर लोकसभा में करना है तो 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए, और राज्यसभा में 50 लोगों का। वो भी एक्सेप्टेंस डिपेंड करता है बाई स्पीकर चेयरमैन। हो सकता है वही ना एक्सेप्ट करे, कैंसिल कर दे वहीं पे, लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी होती है, कमिटी सेटअप की जाती है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज एंड दी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा, दिस मोशन will be considered on the report that has been submitted. Special majority of both the houses is required, 2/3 member present and voting, and total membership of the house. ठीक है, तो ये होता है आपका। तो जस्टिस वी रामास्वामी जो है, फर्स्ट एंड ओनली अटेम्प्ट दैट हैज बीन देयर टू रिमूव सुप्रीम कोर्ट जज। इंक्वायरी कमिटी ने गिल्टी पाया था इनको मिसयूज ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, बट क्या हुआ, मोशन को लोकसभा में अडॉप्ट तो हो गया था लेकिन वोट नहीं मिले बाद में। तो अडॉप्शन हो गया था लेकिन पास नहीं हो पाया, इट फेल्ड। ठीक है, तो ये चीज है, रिमूवल हो गया हमारा। नाउ वी मूव ऑन टू दी अदर आर्टिकल्स। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक आर्टिकल 129 ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखेगी, और साथ साथ क्या कर सकती है, किसी को भी अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है। तो कंटेम्प्ट के बारे में हम अलग से बात करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां पे होगी, कहां बैठेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जनरली लिखा हुआ है, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा, इज इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सुप्रीम कोर्ट विल सिट इन दिल्ली? यस, इट इज मेंशन्ड। आर्टिकल 130 बोलता है दैट सुप्रीम कोर्ट विल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे बाय द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसाइड। तो यहां देखो लिखा हुआ है कि जनरली दिल्ली में बैठती है सीट, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के और आर्टिकल्स देखेंगे, बट फटाफट कंपैरिजन कर लेते हैं हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट जो है सेकंड हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। अभी हमने मेजरली चीजें तो कंपेयर कर लिया, साथ साथ में पैरेलल कंपैरिजन करते चलेंगे। तो हाई कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे 214 से 231 मेंशन्ड है। दे हैव जुरिसडिक्शन ओवर सिविल एंड क्रिमिनल मैटर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है।
and they maintain rule of law and ensure fair and impartial justice at the state level. Now यहां पे क्या होता है, हर हाई कोर्ट एक स्टेट का होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 231 बोलता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए स्टैब्लिश किया गया है। सिमिलरली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और जम्मू कश्मीर का खुद के अपने हाई कोर्ट है, ठीक है। लद्दाख वाला भी है वैसे तो जम्मू कश्मीर के लिए, ये भी पार्लियामेंट सेटअप कर सकता है। So there are 24 high courts in India. There are 7 common high courts. So बॉम्बे हाई कोर्ट देखो किसके किसके लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। कैलकाटा जो है अंडमान निकोबार के लिए, गुवाहाटी जो है असम नागालैंड मिजोरम एंड अरुणाचल के लिए है, केरला लक्षद्वीप, मद्रास हाई कोर्ट फॉर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये क्या है, यूनियन टेरिटरी के लिए भी है और कुछ राज्यों के लिए कॉमन है। नॉर्थ ईस्ट के लिए मेजरली गुवाहाटी हाई कोर्ट कॉमन कर रखा है इजियर एक्सेस की वजह से। नाउ आर्टिकल 216 बोलता है कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होंगे एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो नंबर इज नॉट फिक्स्ड अनलाइक सुप्रीम कोर्ट वेयर ओरिजिनली इट वाज 1+7 टोटल 8। सुबह की क्लास में मैंने बताया था कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट के केस में स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करती डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ द स्टेट्स। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज है तो सिक्किम हाई कोर्ट में सिर्फ 3 जजेस हैं, तो डिपेंड करता है ना कितना काम है उसके बेसिस पे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कोलिजियम मैंने आपको बता ही दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कंसल्टेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम। तो CGI +2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, इनके पास नाम जाता है किसका, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट +2 हाई कोर्ट जज का, ये लोग नाम भेजते हैं, ठीक है। और अगर कोई एडिशनल जज जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया उसको परमानेंट करना है तो वो CGI +2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज कर सकता है, ये भी दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो बेसिकली जो भी सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है वो हाई कोर्ट के केस में CGI +2 रहता है, और इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट में CGI +4 रहता है, ट्रांसफर में CGI +4 रहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की पावर होती है ट्रांसफर करने की, बट ये होता है। सो प्रपोजल कहां से स्टार्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, और उसके बाद वो जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्क्रूटनी करती है, एंड देन ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि रिकमेंडेशन कैसे होता है, सुबह की क्लास में ऑलरेडी बता दिया है। यूनियन कैबिनेट एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वापस नाम भेजा जा सकता है। दूसरी बार क्या होता है कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, तो टाइम लिमिट ना होने के कारण इसका मिसयूज काफी ज्यादा होता है। क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया, 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया में, या फिर 10 साल तक एडवोकेट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल पूछा था सर लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस क्या होता है। लॉयर हर कोई इंसान हो सकता है जो आप जिसने लॉ की डिग्री है, लेकिन वो एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करना पड़ता है, ठीक है। जिसके पास लॉ की डिग्री है वो सिर्फ आपका फाइलिंग वाली काम कर सकता है। एडवोकेट आप तब बनते हो जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करते हो, टेस्ट होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तब आप एडवोकेट होता है। दैट मींस यू कैन डू दी फाइलिंग। उसमें भी सीनियर एडवोकेट बहुत अलग होते हैं, वो बहुत सालों के बाद मिलता है, अलग अलग चीजें होती है। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट एज जो है इनकी 62 साल है, ठीक है। अब गवर्नर क्या करता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन ओथ गवर्नर दिलाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट इज बाय द प्रेसिडेंट बट ओथ विल बी गिवन बाय द गवर्नर, और ये सारे इनके ओथ के मैटर होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बट ओथ इज बाय द गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर कराते हैं। नाउ सैलरी अलाउंसेस जो है ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, वो डिसाइड कर रखा है, और इनको बाकी सारे तो अलाउंसेस मिलते ही हैं। नाउ ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी सैलरी जो होती है सुप्रीम ये हाई कोर्ट के जजेस की, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है, लेकिन इनकी पेंशन जो है वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नहीं तो पता चला कि उसके कोर्ट जो हाई कोर्ट का जज है उसने अगर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जजमेंट दे दिया है तो पता चला उसकी पेंशन ही रोक दो आप। तो सैलरी, ये भी सवाल बनता है
कि सैलरी कहां से आती है और पेंशन कहां से आती है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी 62 तो मैंने आपको बता ही दिया है। और रिमूवल अच्छा रिमूवल का प्रोसेस सेम है, सेम एज दी सुप्रीम कोर्ट जज, वही पार्लियामेंट्री प्रोसेस, 100 लोग वोट करेंगे लोकसभा में, 50 लोग करेंगे राज्यसभा में, दैट इज सेम। ट्रांसफर ऑफ जजेस, प्रेसिडेंट विल ट्रांसफर आफ्टर कंसल्टेशन विद CGI प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जज होगा ये, ठीक है। जनरली क्या होता है, CGI कंसल्ट करते हैं 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को, और कई बार क्या होता है कि एक तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से करेंगे जहां से भेजा जा रहा है, और दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, मतलब एक जज से जो है हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेज रहे हो ना, तो दोनों के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करना पड़ता है एक बार, अदरवाइज। लेकिन वो बाइंडिंग सच नहीं होता, मेन होता है CGI प्लस 4, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसको लेके बड़ा डिस्प्यूट हुआ था जस्टिस, ये तो हम देखो ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्टिस तहिला रमानी को लेके। सो जस्टिस तहिला रमानी वाज फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट ट्रांसफर्ड, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी रीजन, एंड शी वाज बेसिकली अ वेरी सीनियर जज, एंड उनको छोटे सी हाई कोर्ट में भेज दिया जहां पे बहुत कम लोग थे, तो शी रिजाइंड। उन्होंने बोला भाई साहब कोई रीजन मेरे को नहीं दिया है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट जज जस्टिस रिजाइन आफ्टर कोलिजियम ट्रांसफर्स ऑर्डर, ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया, इनको दूसरे मेघालय हाई कोर्ट भेज देता शायद, शी वाज हाँ मेघालय हाई कोर्ट। अब मेघालय हाई कोर्ट छोटा सा कोर्ट है, और यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट इतना बड़ा कोर्ट है, अब इनका ट्रांसफर कर दिया गया, और इनको कोई रीजन भी नहीं दिया गया, तो शी थॉट कि भाई की है तो या तो कोई पनिशमेंट पोस्टिंग टाइप कर दी गई है, तो इन्होंने रिजाइन ही कर दिया। फिर उन्होंने बोला भैया मैं नहीं करती काम, हम जाओ, टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है। ब्रेक नहीं, छुट्टी, अब बाकी करेंगे मंडे को, मैंने बोला था छोटी क्लास लूंगा, ठीक है, बस इतना ही पढ़ लो और रिवाइज कर लेना, बाकी मंडे को करेंगे। सो मंडे वी विल कंटिन्यू दिस ट्राइब्यूनल्स के साथ, और बाकी टॉपिक करेंगे कवर, ठीक है। चलो डाउट मंडे को ले लेंगे, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।